तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है जेम्सी बॉय। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक जेम्स नाम के 14 साल के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अभी अभी अपनी बच्चों की जेल से पैरोल पे बाहर आया होता है और अभी भी कोर्ट ने उसके ऊपर सर्विलेंस रखी होती है, इसलिए उसके पैर पर एक ट्रैकर लगा होता है। अब यहाँ जेम्स की माँ ट्रेसी चाहती थी कि जेम्स वापस से स्कूल जाना शुरू करे और इसलिए वो पास ही के एक स्कूल में उसका एडमिशन करवाने के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्कूल जेम्स को लेने से मना कर देता है, क्योंकि जेम्स के ऊपर काफी सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं और स्कूल कहता है कि तुम्हारे बेटे ने ना सिर्फ चोरियां की हैं, बल्कि वो लड़ाई झगड़े में भी शामिल हुआ है, जिस वजह से उसने दूसरे की जान को भी खतरे में डाल दिया और इसलिए हम ऐसे क्रिमिनल को स्कूल में नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर जेम्स की मॉम स्कूल वालों को काफी समझाने की कोशिश करती हैं कि मेरे बेटे ने साइकोलॉजिकल टेस्ट भी पास कर लिया है, जिसमें बताया गया है कि वो वापस से स्कूल जाने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर स्कूल वाले जेम्स को लेने से साफ मना कर देते हैं और वो जेम्स की मॉम से कहता है कि वो जेम्स के लिए कोई और स्कूल देख लें। अब ये सुनकर जेम्स का दिल एकदम टूट जाता है और उसको लगने लगता है कि ये दुनिया अब उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पर जेल से छूट जाने के बाद भी जेम्स हमेशा घर पर ही रुकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी फीलिंग्स दबा रहा होता है। लेकिन एक अच्छी माँ की तरह ट्रेसी आकर जेम्स को समझाती है कि थोड़ा और सब्र करो, कोई ना कोई स्कूल तो तुम्हें जरूर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि जेम्स को और भी ज्यादा पेशेंट होना पड़ेगा जब तक उसकी माँ उसके लिए एक नया स्कूल नहीं ढूंढ लेती। अब इस वक्त तक जेम्स की मॉम और स्कूलों में जेम्स की एडमिशन के लिए ट्राई कर रही होती हैं, तो वहीं जेम्स अपना सारा दिन अपने घर पर ही बिताता है, क्योंकि उसका कोई दोस्त तो होता नहीं है और ऊपर से उसके पैर पर एक डिटेक्टर लगा है, जिस वजह से वो घर के बाहर ज्यादा दूर तक नहीं घूम सकता। अब एक दिन जेम्स फ्रिज में देखता है कि दूध खत्म हो गया, तो वो दूध लेने के लिए अपने पास ही की एक दुकान पर जाता है। अब यहाँ पर दुकान में जब वो सामान ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पर दुकान में जेम्स की उम्र के 2 टीनेजर्स उस दुकान से चोरी कर रहे होते हैं और वो यहाँ पर जेम्स को फंसाकर उसे भी इस चोरी में शामिल कर लेता है। और यहाँ पर जेम्स सबको सच बताने के बजाय खुशी खुशी उन दोनों टीनेजर्स के साथ उन दोनों का साथ देता है और वो उन्हीं के साथ चला जाता है। और इन 2 लोगों का नाम होता है क्रिस्टल और मैनी, और वो तीनों साथ बैठकर साथ में हैंग आउट करते हैं और वो तीनों ही सिटी के साइड में आकर गांजे का नशा करते हैं। और इसके बाद वो अगले दिन जेम्स को एक सिंथिया नाम की लड़की के घर पे बुलाते हैं, क्योंकि सिंथिया के पेरेंट्स आज घर पर नहीं थे और सिंथिया असल में क्रिस्टल की एक नई दोस्त होती है। और क्योंकि आज यहाँ पर सिंथिया के पेरेंट्स घर पर नहीं होते, तो यहाँ पर क्रिस्टल उसके पूरे घर में घूमती है और उसके घर में रखी हुई महंगी शराब भी पीती है। और ये चीजें यहाँ पर नहीं रुकती और ये दोनों सिंथिया के पेरेंट्स की रखी हुई महंगी शराब भी पीते हैं। और ये चीज यहाँ पर नहीं रुकती, क्योंकि क्रिस्टल और मैनी सिंथिया के पेरेंट्स की ज्वेलरी भी रख लेते हैं और वो ये सब सिंथिया के सामने करता है, क्योंकि वो जानता है कि सिंथिया उनका कुछ भी नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर सिंथिया डर की वजह से उनसे कुछ भी नहीं कह पाती। अब सिंथिया के घर से ये तीनों उसके पेरेंट्स की शराब वगैरह लेकर वापस से हैंग आउट करने के लिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टल बातों ही बातों में जेम्स से कहती है कि वो जेम्स को एक रॉक नाम के बंदे से मिलवा सकती है, जो कि यहाँ का एक ड्रग डीलर है और वो जेम्स को अपने साथ काम में लगा सकता है। लेकिन इसके बीच सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है जेम्स के पैरों में लगा हुआ डिटेक्टर। अब इन लोगों के साथ हैंग आउट करने के बाद जब जेम्स घर आता है, तो जेम्स यहाँ पर अपनी जैकेट में से वो शराब की बोतल निकालना भूल जाता है। लेकिन इसके बाद वो शराब की बोतल जेम्स की मॉम को मिल जाती है, जिसे देखकर जेम्स की मॉम जेम्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनका दिल काफी बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि एक तरफ तो वो सारे दिन यहाँ वहाँ भागकर जेम्स को एडमिशन दिलवाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि कि जेम्स बाकी बच्चों की तरह ही एक नॉर्मल लाइफ बिता सके। लेकिन वहीं यहाँ पर जेम्स ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जेम्स भी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि वो पहले से ही जानता है कि कोई भी स्कूल उसे एडमिशन नहीं देने वाली, और अगर उन्होंने गलती से मुझे एडमिशन दे भी दिया तो वो सभी लोग मुझे क्रिमिनल की तरह ही देखेंगे और मैं चाहे कितना भी अच्छा कर लूं, मेरे ऊपर से ये क्रिमिनल का टैग अब कभी नहीं हटने वाला। और अपनी मॉम से इतनी बहस करने के बाद अब यहाँ पर जेम्स से ये डेली का रूटीन फॉलो नहीं होता और इसलिए अब वो अपने मन की करना चाहता था। तो अब ये सब सुनने के बाद जेम्स की मॉम भी जेम्स से काफी तंग आ जाती हैं और वो अपने दिल पे पत्थर रखकर जेम्स को घर से जाने के लिए कहती हैं कि जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो। और यहीं से जेम्स की एक डार्क लाइफ शुरू हो जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स अपने पैर पे लगे हुए डिटेक्टर को एक कैंची से काट देता है और इसके बाद वो क्रिस्टल और मैनी के बताए हुए उस आदमी रॉक के हेडक्वार्टर्स पे जाता है
और जेम्स वहाँ पर जाते ही कुछ काम के लिए पूछता है। तब यहाँ पर रॉक उससे पूछता है क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू मेरा काम कर पाएगा। तो यहाँ पर जेम्स कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन इसके बाद रॉक जेम्स का एक टेस्ट लेता है जिसमें वो जेम्स के सर पर बंदूक लगा देता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, जिसे देखकर रॉक समझ जाता है कि वो जेम्स के ऊपर भरोसा कर सकता है। जिसके बाद अगले दिन जेम्स अपने घर पे अपनी मॉम को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि अब वो घर वापस नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ पर माँ तो माँ ही होती है और यहाँ पर जेम्स की मॉम काफी ज्यादा परेशान होती है और वो जेम्स से बस घर आने के लिए कहती हैं। लेकिन यहाँ पर जेम्स उनसे मना करके जल्दी से फोन रख देता है। अब इसके बाद उस रात को जेम्स को काम मिला होता है कि वो रॉक और मैनी के साथ एक घर में जाकर वहां से अपना सामान उठाए। लेकिन जेम्स को ये पता नहीं होता कि आखिर उस सामान में ऐसा क्या है, तो इसलिए वो बिना कुछ ज्यादा सोचे बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे करने को बोला था। अब उस रात को जेम्स रॉक और मैनी के साथ अपनी एक ड्रग डिलीवरी के लिए जाता है, जहाँ पर जेम्स कार में रुकता है। तो वहीं यहाँ पर रॉक और मैनी एक घर में जाते हैं ड्रग्स को उठाने के लिए। अब यहाँ पर जेम्स को पता नहीं होता कि आखिर डिलीवरी में क्या है, तो वो मस्त कार में बैठा होता है। लेकिन अब कुछ मिनटों बाद जब वो वापस नहीं आते तब जेम्स देखता है कि एक आदमी घर के पीछे वाले गेट से दौड़ते हुए अंदर आता है। तब जेम्स समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो धीरे से घर के पीछे वाले रास्ते से अंदर की तरफ जाता है। और जेम्स देखता है कि रॉक और मैनी को पकड़ लिया गया है और अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर जेम्स किचन से एक पेन उठाता है और अपनी पूरी ताकत से एक आदमी के ऊपर मार देता है। जिसके बाद मौका मिलते ही रॉक भी उनके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद ये सभी उन ड्रग्स के पैक को उठाकर वहां से निकल जाते हैं। और आज जो कुछ भी हुआ उस खुशी में रॉक बार में सभी को एक पार्टी देता है। और यहाँ पर रॉक जेम्स की बहादुरी की काफी तारीफ करता है और वो जेम्स को इस काम के लिए काफी सारे पैसे भी देता है। और आज जो जेम्स ने किया था उस वजह से अब वो रॉक की गैंग का एक अच्छा मेंबर बन गया होता है। और हम देखते हैं कि जेम्स और क्रिस्टल भी अब काफी क्लोज आ गए होते हैं और वो दोनों ही एक रिलेशनशिप में आ गए होते हैं। और अब लगातार रॉक से मिली हुई तारीफ और रिकॉग्निशन की वजह से जेम्स में घमंड आने लगा था और जेम्स बस अपनी मनमर्जी चलाने लगा था। और अब जब वो क्रिस्टल के साथ डिलीवरी कर रहा होता है तो वो कार को काफी हाई स्पीड में चलाता है, जिस वजह से क्रिस्टल उससे धीरे चलने के लिए कहती है, नहीं तो पुलिस की नजर उनकी कार के ऊपर पड़ जाएगी। और वो वैसे भी इस समय पे ड्रग की डिलीवरी कर रहे हैं तो ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पर क्रिस्टल कहती है कि जेम्स की बेवकूफी उन्हें मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन जेम्स क्रिस्टल की बात नहीं सुनता क्योंकि जेम्स काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है और उसे लगता है कि कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और अब जेम्स का यही रूटीन बन गया होता है, वो बस डिलीवरी के लिए रॉक के ऑर्डर्स का इंतजार करता और बाकी समय पर वो रॉक के साथ ही घूमा करता। और यहाँ पर रॉक भी जेम्स की अक्सर तारीफें करा करता और रॉक यहाँ पर अपने सभी आदमियों से कहता है कि देखो तुम्हें जेम्स की तरह बनना चाहिए, ये लड़का किसी से नहीं डरता। और अब क्योंकि रॉक जेम्स के ऊपर भरोसा करता था तो इसलिए जेम्स रॉक से कुछ और एरियाज को उसको देने के लिए कहता है। लेकिन रॉक जेम्स से अभी मना कर देता है और उससे कहता है कि अभी तुम इसके लायक नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में अगर तुम इसी तरीके से काम करते रहोगे तो मैं तुम्हें बाकी एरियाज भी कंट्रोल करने के लिए दे दूंगा। और अब एक दिन जेम्स को बार के ओनर से ड्रग डीलिंग का पैसा कलेक्ट करने का काम मिला होता है। तो जेम्स अपने एक साथी ड्रॉ के साथ उसी समय पर उस बार ओनर के पास जाता है और जेम्स सीधा अंदर आता है और उस बार के ओनर से अपने ड्रग्स के पैसे मांगता है। लेकिन यहाँ पर ये बार ओनर पैसे देने से मना कर देता है क्योंकि वो जेम्स को सिर्फ बच्चा समझ रहा था जो कि छोटी मोटी चोरियां करता है। लेकिन ये सुनकर जेम्स को तो अपनी बेइज्जती महसूस होती है, तो इसलिए जेम्स गुस्से में बंदूक निकालकर उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और उस बार ओनर के साइड में गोली चलाकर वो उस बार ओनर को डराता है। लेकिन अब गोली की आवाज सुनते ही पीछे से दो बाउंसर्स आकर इन दोनों को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। लेकिन यहाँ पर जेम्स हार मानने को तैयार नहीं होता, जबकि यहाँ पर ड्रो कह रहा होता है हमें तो इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उन्होंने हमें मार के छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर जेम्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, तो इसलिए फिर वो बार ओनर की कार का कांच वगैरह तोड़ देता है। और तब वो देखता है कि बार ओनर की कार में एक हथियारों से भरा हुआ बैग रखा होता है। तो तब जेम्स उस बैग को उठाकर कहता है कि हमारे पैसों के बदले हम उसकी गन्स लेकर जाएंगे और सिर्फ इसी तरीके से अब हमारा हिसाब बराबर होगा। अब इसके बाद जब वो अपने रूम पे आता है तो आज जो कुछ भी हुआ जेम्स इस बारे में क्रिस्टल को बताता है और उसे लगा था कि क्रिस्टल ये बात सुनकर उसके ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील करेगी। लेकिन होता तो बिल्कुल उल्टा ही है, क्योंकि क्रिस्टल तो जेम्स की आज की हरकत को देखकर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है
और उससे कहती है कि अगर वो इसी तरीके की बेवकूफ़ी भरी हरकत करता रहेगा तो वो बस अपने लिए और मुसीबतें खड़ी कर देगा। और यहाँ पर क्रिस्टल उससे कहती है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें रॉक की तरह एक समझदार आदमी की तरह सोचना चाहिए। लेकिन ये सुनकर जेम्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि क्रिस्टल कह रही है कि जेम्स कभी भी रॉक की बराबरी नहीं कर पाएगा। और ये बात जेम्स को बिल्कुल भी सहन नहीं होती कि क्रिस्टल अभी भी सिर्फ उसे एक बच्चा समझती है। और इस वजह से इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जेम्स अपने आप को बच्चा नहीं समझता था। और वो यहाँ पर क्रिस्टल से कहता है कि मैं कम से कम तुम्हारे जैसा तो नहीं हूँ, और तुम तो बस किसी भी मर्द के साथ सोने के लिए बस तैयार रहती हो। और दरअसल यहाँ पर इस बीच में जेम्स ने कुछ लोगों से सुना होता है कि क्रिस्टल तो काफी लोगों के साथ सोई है। अब इसके बाद जेम्स अपने अड्डे पर जाता है, लेकिन वहां पर तो रॉक काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसका कहना होता है कि इन हथियारों को बेचना तो इन ड्रग्स को बेचने से भी मुश्किल है। और बस जेम्स, तुम्हारी वजह से मेरा रिलेशनशिप उस बार ओनर के साथ खराब हो गया, और वो मेरा एक काफी पुराना कस्टमर था। और यहाँ पर रॉक जेम्स के ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो जेम्स से कहता है कि अब तुझे ये सारी बंदूकें खुद ही बेचनी होंगी और मेरे पैसे तुझे मुझे वापस लाकर देने होंगे। अब वहां से निकलने के बाद जेम्स सुपरमार्केट जाता है अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए, ताकि वो शांत हो सके। लेकिन वहां पर भी वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वहां का रेफ्रिजरेटर लॉक होता है, जिस वजह से जेम्स उसमें से ड्रिंक नहीं ले सकता। अब उसे चिल्लाते हुए देखकर वहां की शॉपकीपर सैरा आती है और वो भी उसे देखकर काफी डर गई होती है। तब जेम्स कहता है कि वो अपनी ड्रिंक नहीं ले पा रहा। अब सैरा को डरा हुआ देखकर जेम्स माफी मांगता है और दोनों ही आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। अब यहाँ पर जब सैरा जेम्स से बात करती है तब उसे पता नहीं था कि जेम्स, जो कि एक ड्रग डीलर है, वो असल में अंदर से तो एक अच्छा इंसान है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की किस्से कहानियां एक दूसरे को बताते हैं। और यहाँ पर सैरा बताती है कि वो इस शॉप पर पार्ट टाइम काम करती है, क्योंकि उसके डैड की नौकरी चली गई। और सैरा से मिलने के बाद जेम्स सैरा के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करता है। और उस रात के बाद जेम्स अक्सर सैरा से मिला करता और वो सैरा से ये भी कहता कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, ताकि और लोग उसे एक्सेप्ट करें। और वो कहता है कि मेरा सारा बचपन तो जेल में ही बीत गया, और अगर मुझे मौका मिले तो मैं बस एक दिन बाकी बच्चों की तरह अपना बचपन जीना चाहता हूँ। लेकिन सैरा कहती है अभी भी तुम सब कुछ नहीं हारे, तुम अभी भी अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हो। और ये दोनों ही एक दूसरे की कंपनी काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, खासकर जेम्स, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला होता है जो कि उसके पास्ट को पूरी तरीके से भुलाकर वो जैसा है उसे खुल के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। और वहीं पे क्रिस्टल तो अब रॉक के साथ आ जाती है। तो वहीं यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम्स अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा होता है, और यहाँ तक कि वो देखता है कि सैरा के दोस्त भी काफी ओपन माइंडेड होते हैं और वो भी जेम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अब जेम्स भी उनके साथ बास्केटबॉल खेला करता और सैरा के दोस्त भी जेम्स जैसा एक नया दोस्त पाकर काफी खुश होता है। और जेम्स को वाकई में काफी खुशी हो रही होती है अपने नए दोस्त बनाकर, और वो सैरा का काफी शुक्रगुजार होता है, क्योंकि उसकी लाइफ उसी की वजह से उससे वापस मिली। लेकिन बदकिस्मती से ये खुशियां ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, क्योंकि रॉक जेम्स को ढूंढता हुआ वापस आया। और यहाँ पर रॉक जेम्स को याद दिलाता है कि उसे अभी भी वो पुराने हथियार बेचने हैं उसके पैसे चुकाने के लिए। और यहाँ पर रॉक कहता है कि मैंने तेरे लिए उन हथियारों का खरीदार को देख लिया है, लेकिन उन्हें बेचने के लिए तुझे ही जाना होगा। अब शुरुआत में तो जेम्स इसके लिए मना करता है कि अब मुझे एक शांति भरी जिंदगी जीनी है, लेकिन यहाँ पर रॉक जेम्स को डरपोक और चूजा कहकर उसे प्रवोक करने लगता है कि जेम्स सिर्फ एक नकारा लड़का है जो कि उसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर मैंने तुझे काम नहीं दिया होता तो तू कुछ भी नहीं कर सकता था। अब ये सब सुनने के बाद जेम्स एक आखिरी बार रॉक का काम करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके बदले में वो इसके बाद कभी भी रॉक के लिए काम नहीं करेगा। तो अब उन हथियारों को बेचने के लिए जेम्स क्रू के साथ लोकेशन पे पहुंचता है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन शुरू होती है, जहाँ पे जेम्स उन हथियारों को उन्हें दिखाता है। लेकिन जब जेम्स बदले में पैसे मांगता है तो वो लोग यहाँ पर इनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो लोग इनके हथियार लेकर भागने लगते हैं। लेकिन जेम्स अब इतना बड़ा घाटा नहीं सह सकता, इसलिए वो उनकी कार के ऊपर शूट करता है, जिससे कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जेम्स उस कार में से अपने हथियार नहीं निकाल पाता, क्योंकि वहां पर गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस पहुंच चुकी होती है। और हम देखते हैं कि रॉक के घर पर ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी होती है और वो रॉक और क्रिस्टल को पकड़ के ले जाती है, क्योंकि जेम्स और क्रू रॉक की कार लेके ही ये डील करने के लिए गए होते हैं। अब ये सब देखकर जेम्स काफी डर जाता है और वो जल्दी से सैरा के घर आता है और उससे कहता है कि जल्दी से सब कुछ पैक करो,
हम दूसरे शहर जा रहे हैं। लेकिन सहरा जेम्स के साथ जाने के लिए मना कर देती है और वो जेम्स से कहती है कि मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है। और यहाँ पर सहरा जेम्स को मना करके दरवाजा बंद कर देती है, जिसके बाद अब जेम्स को भी पता नहीं होता कि आखिर वो क्या करे। तो इसलिए वो वापस से अपनी मॉम के घर चला जाता है, क्योंकि जेम्स अपनी माँ और अपनी छोटी बहन को एक बार देखना चाहता था। लेकिन बदकिस्मती से जेम्स उन्हें देख पाता इससे पहले ही वहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है और जेम्स को अरेस्ट कर लेती है। और अब यहाँ पर जेम्स को 4 साल की जेल होती है, जिसमें उसका ज्यादातर समय तो बच्चों की जेल में ही निकल जाता है। लेकिन फिर 18 साल का होने के बाद उसे एक अडल्ट जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सिर्फ 4 महीनों के अंदर जेम्स ने जेल के अंदर अपनी छोटी सी गैंग बना ली होती है। लेकिन उस जेल के अंदर जेम्स का एक राइवल भी होता है, जिसका नाम होता है गिलरेमो। और जेम्स और उसके राइवल गैंग की मुठभेड़ होती रहती है। और एक दिन जब जेल के अंदर एक नया कैदी क्रिस आता है तो गिलरेमो उसे बुली करना शुरू कर देता है। लेकिन ये देखकर जेम्स वहां पर आ जाता है और गिलरेमो से ऐसा करने से मना करता है और इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन इससे पहले कि इनकी फाइट हो, गार्ड्स यहाँ पर सतर्क हो जाता है और हवा में फायरिंग करके इन्हें वार्न कर देते हैं और गार्ड से इन्हें अलग कर देते हैं। लेकिन अब जब सभी कैदी नहा रहे होते हैं तब गिलरेमो अपने एक आदमी से कहता है कि हम इसी समय इस जेम्स को चाकू मारेंगे। लेकिन खुशकिस्मती से क्रिस भी गिलरेमो की बात समझ जाता है और वो जेम्स को पहले इस बारे में बता देता है। तो इस बीच यहाँ पर इन सभी में फाइट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर गिलरेमो को वो आदमी उस चाकू को उठाकर क्रिस को ही स्टैप कर देता है। अब इन दोनों गैंग के झगड़े की वजह से जल्दी से वहां पर गार्ड्स आकर इनके झगड़े को रोकते हैं। अब इस फाइट के खत्म होने के बाद वार्डन जब जेम्स को बुलाता है इस चाकू के बारे में पूछताछ करने के लिए, तो यहाँ पर जेम्स वार्डन को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो इस वजह से यहाँ पर वार्डन गुस्सा होकर जेम्स को सॉलिट्यूड में डाल देता है। और कुछ दिनों तक सॉलिट्यूड में रहने के बाद जेम्स को कॉमरेड नाम के कैदी के बगल वाले सेल में डाल दिया जाता है। अब एक रात को जेम्स को जब नींद नहीं आ रही होती तो वो अपने बगल वाले कैदी कॉमरेड से कहता है कि उसे कोई किताब पास करे। लेकिन कॉमरेड जेम्स की बातों को इग्नोर करता है और उसे कोई जवाब नहीं देता। अब अगले दिन जब जेम्स प्लेग्राउंड एरिया में आता है तो वो अपने दोस्तों से इस कॉमरेड के बारे में पूछता है। तो तब यहाँ पर उसके दोस्त उसे बताता है कि मैंने सुना है कि उसने 5 लोगों का कत्ल किया है और वो यहाँ पे नहीं रुका, उसने जेल के अंदर आकर भी 2 लोगों को मार दिया है और उसे जिंदगी भर की जेल हो गई और वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कोई उससे बात नहीं करता। लेकिन अब जेम्स को कॉमरेड के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। अब यहाँ पर जेम्स जब कॉमरेड को एक बुक पढ़ते हुए देखता है तो वो कॉमरेड से उस बुक के बारे में बात करने लगता है। अब पहले तो कॉमरेड उसे इग्नोर कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद वो जेम्स के सवालों के जवाब देता है। अब यहाँ पर कॉमरेड से बात करते हुए जेम्स बताता है कि वो गिलरेमो को जान से मार देगा। लेकिन यहाँ पर कॉमरेड जेम्स से कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जिंदगी भर रिग्रेट करने वाले हो। अब इसके बाद एक दिन जेम्स से मिलने के लिए उसकी मॉम आती हैं और वो बताती हैं कि वो और उसकी छोटी बहन उसे काफी याद करती हैं। और यहाँ पर जेम्स की मॉम जेम्स से कहती हैं कि वो अपना एटीट्यूड थोड़ा सुधारे, ताकि यहाँ पर जब उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसके लिए उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है और वो क्रिसमस तक छूट भी सकता है। अब अपनी माँ से मिलने के बाद जेम्स अकेले रहकर अक्सर अपने पास्ट के बारे में सोचता रहता है और उसे समझ आता है कि उसने वाकई में काफी सारी गलतियां की हैं और उसे अपने डिसीजंस पर काफी रिग्रेट हो रहा होता है और वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक पेपर में लिखता है। और यहाँ पर जेम्स अपने लाइफ के अराउंड काफी सारी पोइट्री भी लिखता है और कॉमरेड जब उसकी पोएम सुनता है तो कॉमरेड भी जेम्स को इस बात पे सपोर्ट करता है और अब हर रात को जेम्स पोएम लिखा करता और कॉमरेड को सुनाया करता। और कॉमरेड भी समझ गया था कि जेम्स के अंदर भी एक अच्छा इंसान है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। अब इसके बाद हॉस्पिटल से जब क्रिस वापस आता है तो यहाँ पर जेम्स क्रिस से माफी मांगता है उसे फाइट में इन्वॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर क्रिस जेम्स से कहता है कि इन 6 हफ्तों तक हॉस्पिटल में मेरी मॉम मुझसे मिलने आई थी और मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूँ। तब यहाँ पर जेम्स कहता है कि नेक्स्ट हमारा एटीट्यूड एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर तुम उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती से उस एग्जामिनेशन होने से पहले ही गिलरेमो क्रिस को काफी पीटता है, जिस वजह से जब क्रिस अपने एग्जामिनेशन में जाता है तो उसके चेहरे पर लगी हुई चोट देखकर एग्जामिनर समझ जाता है क्रिस अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा, इसलिए वो क्रिस की सजा सिर्फ 2 महीने ही कम करते हैं। मतलब कि अब क्रिस को 6 सालों तक जेल में ही रहना होगा।
अब एग्जामिनर का ये डिसीजन सुनने के बाद क्रिस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब अगले दिन जब कैदियों को एक्सरसाइज के लिए अपने सेल से बाहर लाया जाता है, तब यहाँ पर क्रिस कपड़ों को बांध के एक रस्सी बनाता है और यहाँ पर सभी देखते हैं कि क्रिस अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये देखकर भी वहाँ के ज्यादातर कैदी तो क्रिस का मजाक उड़ा रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं कि जल्दी कूद बे, अबे अब जल्दी भी कूद, अबे अब कूद भी। अब जब ऑफिसर को पता लगता है कि क्रिस अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा है, तब ऑफिसर्स भी काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं। तो वहीं यहाँ पर जेम्स बार बार क्रिस के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो क्रिस से रुकने के लिए कह रहा होता है, और इससे पहले कि जेम्स क्रिस को रोक पाता, क्रिस वहां से जंप कर देता है। तो अब ये देखकर जेम्स काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहां पर कलरेमो को पंच कर देता है और यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाली होती है कि इतने में गार्ड आकर जेम्स को रोक लेते हैं। अब यहाँ पर ओपन एरिया में आने के बाद कॉमरेड यहाँ पर जेम्स को ठंडे दिमाग से समझाता है कि इस जेल में कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कल एग्जाम होने वाला है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। और यहाँ पर कॉमरेड उसे समझाता है कि मैंने इस जेल में बुरे लोगों को भी बड़ी आसानी से बाहर निकलते हुए देखा है, तो वहीं अच्छे लोग सारी जिंदगी इस जेल में सड़ते रहे हैं। तो अगर तुम्हें इस जेल में एक मौका मिला है अपनी सजा को कम करवाने का, तो उसे अपने हाथ से मत छोड़ो। अब यहाँ पर कॉमरेड की बात सुनने के बाद जेम्स अपने एग्जामिनेशन की तरफ जाता है और यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू में सब कुछ बताता है कि कैसे उसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया और कैसे अपने सेल में अब पोएम्स लिखा करता है और उसने जो कुछ भी गलत काम किया है वो उसके लिए जेन्युइनली रिग्रेट करता है। अब जेम्स की ऑनेस्टी देखकर इंटरव्यूअर भी जेम्स की सजा कम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसके बाद जेम्स जेल से बाहर निकल के आता है, जहाँ पर उसकी मॉम और उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती हैं। और इसके बाद जेम्स अपनी फैमिली के साथ क्रिसमस बिताता है और इसके कुछ हफ्तों बाद जेम्स एक नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश करने लगता है और वो पास ही में एक छोटी सी जॉब भी करने लगता है। लेकिन जो काम वो करता है यहाँ उसे इतने पैसे तो नहीं मिलते जितने उसे ड्रग्स के धंधे में मिला करते थे। लेकिन अब वो अपने पुराने रास्ते पे नहीं जाना चाहता और वो न्यूयॉर्क में एक सिंपल ऑफिस जॉब करने लगता है और साथ में वो घर आकर अक्सर पोएम्स भी लिखा करता। तो इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।